एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एलएस ऑनलाइन क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके क्लास 10 का जीव विज्ञान का 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम का समय जो है बहुत ही पास आ गया है और हमें तैयारी अच्छे से करनी है। इसलिए एक ही वीडियो में आज हम 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुर्मिका या फिर स्नेप्स या फिर एक्सॉन या फिर आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सिनेप्स कहते हैं। उसका नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन है गोइटर, डायबिटीज, क्रिटिनिज्म या फिर बौनापन। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो डायबिटीज होती है। ठीक है, जेवेरलिन है। जेवेरलिन क्या है? हार्मोन है या फिर वसा है या फिर एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो जिबेरलिन क्या है? तो याद रखिएगा, यह एक हार्मोन है। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना जो है वह किस हार्मोन के कारण होता है? तो याद रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना। जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन या फिर गुरुत्वानुवर्तन या फिर जलानुवर्तन या फिर रसायनानुवर्तन। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? तो याद रखिएगा, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है, किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है या फिर मध्य मस्तिष्क का या फिर पश्चिम मस्तिष्क का या फिर परम मस्तिष्क का। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यह किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा, यह पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, निम्न में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें से कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन है वमन, लार आना, चबाना, हृदय का धड़कना। तो याद रखिएगा, कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना। ठीक है, अर्जुन ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम या फिर क्लोरीन या फिर आयोडीन या फिर इनमें से सभी। तो क्या आवश्यक है? याद रखिएगा, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा भाग करता है? याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप की प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए। तो यह किसके लिए सहायक है? तने की वृद्धि के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या फिर वृषण। तो कौन करता है? याद रखिएगा, अग्नाशय। ठीक है, इसमें से कौन पादप हार्मोन है? इसमें से कौन है जो पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इसके बाद साइटोकाइनिन। तो इसमें से कौन है जो पादप हार्मोन है? तो याद रखिएगा, साइटोकाइनिन। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? इसमें से कौन है? तो याद रख, आपका ऑप्शन है जिबेरलिन, एडिलेनिन, उसके बाद इंसुलिन, उसके बाद है थायरोक्सिन। तो कौन है? याद रखिएगा, जिबेरलिन है। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन या फिर मादा लिंग हार्मोन या फिर पाचक रस या फिर इनमें से सभी। तो एंड्रोजन क्या है? यह एक नरलिंग हार्मोन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन है घेघा रोग, मधुमेह, रक्तवी, एड्स। तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? इसमें से कौन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या फिर एंड्रोजन। तो कौन है? याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसमें से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ऑप्शन है उद्दीपक, उसके बाद है पाचक रस, उसके बाद है हार्मोन, उसके बाद है आवेग। तो किसे कहा जाता है रासायनिक दूत? तो याद रखिएगा, हार्मोन को।
ठीक है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, इसके बाद सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपका ऑप्शन है अग्नाशय है, अंडाशय है, एड्रीनल, उसके बाद यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा यकृत। शरीर का संतुलन बनाए रखना किसका कार्य है इसमें से? तो ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेप, उसके बाद सेरिब्रम। तो किसका कार्य है? तो याद रखिएगा सेरिबेलम का कार्य है। ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। इसमें से कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका ऑप्शन है एथिलीन, उसके बाद है साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो इसमें से कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या फिर मास्टर सेल। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो याद रखिएगा न्यूरॉन है। ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है रिलैक्सिन द्वारा, उसके बाद एस्ट्रोजन द्वारा, प्रोजेस्टेरोन द्वारा, उसके बाद इंसुलिन द्वारा। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद रखिएगा इंसुलिन द्वारा। एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस या फिर एंजाइम। तो क्या है? याद रखिएगा यह नर हार्मोन है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? तो वृषण द्वारा, वृविक द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा। तो याद रखिएगा कहाँ से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन? तो वृषण द्वारा। ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 kg या फिर 2 kg या फिर 1.4 kg या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? 1.4 kg। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा या फिर थायराइड द्वारा या फिर एड्रिनल द्वारा या फिर वृषण द्वारा। तो रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल द्वारा। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो वृषण कहलाता है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? इसमें से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? किशोरावस्था या फिर यौवनारंभ या फिर वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौवनारंभ कहते हैं। ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है। हृदय संपादन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? इसमें से कौन है जो पुरुष हार्मोन है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। इस निम्नलिखित में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो आपका ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो इसमें से कौन है जो हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो याद रखिएगा वृषण। फलों को पकाने वाला हार्मोन है।
फलों को पकाने वाला हार्मोन इसमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सीजन, उसके बाद जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन इसमें से कौन है? तो याद रखिएगा एथिलीन। थायरॉक्सी हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, या फिर आयोडीन का, या फिर मैग्नीज का, या फिर आयरन का? तो किसका होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा आयोडीन का। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? इसमें से कौन है जो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन है फूल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फल की वृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण? तो याद रखिएगा जड़ की वृद्धि। ठीक है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? कौन सी बीमारी से इसमें से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन है मधुमेह, घेघा, उच्च रक्तचाप, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ठीक है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, या फिर 24 जोड़ी, या फिर 10 जोड़ी? तो कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचान का केंद्र है? मध्य मस्तिष्क, या फिर अग्रज मस्तिष्क, या फिर पश्चिम मस्तिष्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है गंध पहचान का केंद्र? अग्रज मस्तिष्क। घेघा रोग पनपता है, किससे पनपता है? ऑप्शन है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर रक्त की कमी से? तो घेघा रोग किसके द्वारा पनपता है? आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? इसमें से कौन मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय संपादन तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा मेडुला। बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, या फिर जिबेरेलिन, और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं जिबेरेलिन दोनों। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एवं जिबेरेलिन दोनों होगा। ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा अंडाशय द्वारा। बीजांड की ओर पराग नलिकाओं की वृद्धि का कारण होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा केमेट्रोपिज्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवों में जनन। ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव आपका द्विविखंडन की क्रिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मानिया में, या फिर इनमें से सभी में? तो किसमें होता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी में होता है। ठीक है। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, उसके बाद लिस्मानिया में भी होता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विविखंडन द्वारा, या फिर मुकुलन द्वारा, या फिर अलैंगिक जनन प्रजनन द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा? तो हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। इष्ट में प्रजनन की क्रिया होती है द्विखंडन द्वारा, या फिर बहुखंडन द्वारा, या फिर मुकुलन द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो इष्ट में प्रजनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? इसमें से कौन है जो उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो याद रखिएगा केचुआ। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, या फिर तनों के द्वारा, या फिर फूलों के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा फूल के द्वारा। ठीक है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा परागकोश में परागकण होते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? अमीबा में होता है, या फिर ईस्ट में होता है, या फिर प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर लिस्मानिया में होता है?
तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो याद रखिएगा इष्ट में होता है। ठीक है। फूल का रंग प्रजनन अंग है, पुंकेसर या फिर अंडक या फिर वर्तिकाल या फिर वर्तिका। तो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो याद रखिएगा फैलोपियन नालिकाओं में। ठीक है, फैलोपियन नालिका में। शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? इसमें से कौन है जो नर युग्मक है? तो आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? कौन नर युग्मक है? तो शुक्राणु। ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनाता है? तो ऑप्शन है परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका या फिर अंडा से। तो पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनाता है? तो अंडा से। ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा होता है? तो ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन द्वारा, उसके बाद बीजाणु समासन द्वारा, उसके बाद मुकुलन द्वारा या फिर विखंडन द्वारा। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? यहाँ पे ये आपको बताना है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? तो आपका ऑप्शन है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या फिर स्टिकेसर। तो पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? तो याद रखिएगा पुंकेसर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन है जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्ब वाहिनी। तो कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण? इसमें से कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो ऑप्शन है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसमें से जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा हाइड्रा। ठीक है। उसका नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प, उसके बाद गुलाब का पुष्प। तो कौन है जिसमें से एकलिंगी पुष्प है? तो याद रखिएगा पपीता का पुष्प। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, उसके बाद इनमें से सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है अमीबा में? याद रखिएगा विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है तना में, जड़ में, पुष्प में या फिर फल में। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पुष्प में। निम्न में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? इसमें से किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन है अमीबा में, इस्ट में, पैरामीशियम में या फिर यूग्लिना में। तो इसमें से किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो इस्ट में। इस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। ठीक है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वृषण। बीज विकसित होता है परागकोश में या फिर अंडाशय में या फिर पुंकेसर में या फिर बीजांड में। तो बीज कहाँ विकसित होता है? तो अंडाशय में। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? किशोरावस्था, यवनारंभ, वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा यवनारंभ कहते हैं। निम्न में से कौन लैंगिक जनन द्वारा संचरित रोग है? तो आंत ज्वर, सुजाक, एड्स या फिर बीसी दोनों। तो क्या हो जाएगा?
एट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? बीजांड, बीज, फल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, बीजांड क्या कहलाता है? फल कहलाता है, ठीक है। इसमें लैंगिक जनन द्वारा संचारित रोग ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। सुजाक और एड्स दोनों, तो क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में या फिर योनि में या फिर गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, भ्रूण का विकास जो होता है गर्भाशय में होता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? मेनार्च कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, इनमें से सभी। तो कौन सी एक विधि है जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की? इसमें से कौन एक विधि है? तो याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। परागकोश में पाया जाता है अंडाशय या फिर दलपुंज या फिर स्त्रीकेसर या फिर परागकण। तो परागकोश में क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, परागकण। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या फिर पुष्पासन। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र या फिर परागकोश या फिर परागनली। तो क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। तो क्या बनता है? याद रखिएगा, जाइगोट बनता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पीय पादप एवं जंतु में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो किसमें होती है? तो पुष्पीय पादप एवं जंतु में। बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? तो आपका ऑप्शन है फल, बीज, भ्रूण या फिर बीजावरण। तो बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है, ठीक है। स्त्रियों में मासिक चक्र के दरमियान एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंदर से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन है 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या फिर 30वें दिन। तो याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 14वें दिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? तो ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी से, चिपैंजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? तो याद रखिएगा, चिपैंजी से। लिंग गुणसूत्र का पुण्य जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में या फिर पुरुष स्त्री दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो याद रखिएगा, किसमें पाया जाता है? स्त्री में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो कितने युग्म होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 21, 22, 23 या फिर 46। तो कितने युग्म होते हैं? याद रखिएगा, 23 युग्म होते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था?
वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेनी बोस, उसके बाद है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? तो याद रखिएगा XX होता है, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो ऑप्शन है आम, उसके बाद गुलाब, उसके बाद गेहूं या फिर मटर। तो किस पौधे की चुना था? तो याद रखिएगा मटर के पौधे को चुना था। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? इसमें से कौन है जो अवशेषी अंग है? तो ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, एपिडिकस। तो कौन है जो अवशेषी अंग है? तो याद रखिएगा एपिडिकस। द ओरिजिन का स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने या फिर लेमार्क ने या फिर ओपिरिन ने या फिर वेस्मान ने। तो किसने लिखा था? याद रखिएगा डार्विन ने लिखा था, ठीक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है मेंडल ने, उसका डार्विन ने, जोहानसन ने या फिर लेमार्क ने। तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा जोहानसन ने प्रस्तुत किया था जीन शब्द, ठीक है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 22, 23, 24 या फिर 11। तो कितनी होती है? 23 होती है। न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द है जो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, वालार्ड या फिर विचार्ड। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका ऑप्शन है रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, उसके बाद है रॉबर्ट हुक। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइट्रोजेनेटिक्स, उसके बाद है ऊतक विज्ञान। तो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यह कोशिका विज्ञान कहलाता है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर इसमें से क्या नहीं था? तो याद रखिएगा O2। O2 नहीं था, ठीक है। मानव का उद्भवन स्थान है। मानव का उद्भवन स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो क्या है मानव का उद्भवन स्थान? तो याद रखिएगा अफ्रीका है, ठीक है। कहाँ है मानव का उद्भवन स्थान? अफ्रीका है। कृषि रूप परिशेषिक का हिस्सा है। आहार नाल का या फिर तंत्रिका तंत्र का या फिर संवहन तंत्र का या फिर जनन तंत्र का। तो यह किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा आहार नाल का, ठीक है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपद है। समजात अंग या फिर असमजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? यह समजात अंग है, ठीक है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन है जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता या आनुवंशिकता। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा जीनोटाइप कहलाती है। निम्नलिखित में से किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? इनमें से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन है लैमार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इनमें से किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो याद रखिएगा अरस्तु को कहा जाता है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितनी संख्या होती है? तो याद रखिएगा 1 होती है। कितनी होती है? 1।
समजात अंग के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपद, या फिर हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूमि स्तर, या फिर उपयुक्त सभी। तो समजात अंग का उदाहरण इसमें से कौन है? तो याद रखिएगा, समजात अंग का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? आलू एवं घास का ऊपरी भूमि स्तर। ठीक है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध क्या है? तो ऑप्शन है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध किससे है? तो चिंपैंजी से है, याद रखिएगा। पक्षी तथा तितली के पंख है, समजात अंग या फिर असमजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी तथा तितली के पंख क्या है? समजात अंग है या फिर असमजात अंग है या फिर अवशेषी अंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? असमजात अंग है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान या फिर भूर्ण विज्ञान या फिर जीव विज्ञान या फिर अनुवांशिकी। तो क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, विभिन्नता के प्रकार है जननिक, कायिक, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्नता के प्रकार इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा, जननिक है और कायिक है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका, कौन सा भी लक्षण वंशानुगत नहीं है? इसमें से कौन सा भी लक्षण है जो वंशानुगत नहीं है? तो आंखों का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो कौन सा अभिलक्षण है जो वंशानुगत नहीं है? तो याद रखिएगा, शरीर का आकार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हमारा पर्यावरण। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? इसमें से कौन से समूह में केवल जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन से समूह में केवल जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। तो केक, लकड़ी एवं घास। तो इसमें से कौन है जो आपका जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? इस जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है, तो याद रखिएगा, केक एवं केक, लकड़ी एवं घास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आपका ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम, उसके बाद घास, बकरी तथा मानव, उसके बाद बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इसमें से कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार करता है? तो बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, उसके बाद है कार्य समाप्त होने पर पंखे एवं लाइट का स्विच बंद कर देना, माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने जाने के बजाय तुम्हारे साथ पैदल जाना, और उसके बाद उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी जो है पर्यावरण मित्र का व्यवहार करता है। ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की कितनी संख्या होती है? तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितनी होती है? याद रखिएगा, 3 होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो क्या हो जाएगा आपका? नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसमें से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो हरे पौधे, नीलहरी शैवाल, जंगली जानवर, फूल एवं पत्ते। तो किसे रखेंगे आप लोग उपभोक्ता की श्रेणी में? तो याद रखिएगा, जंगली जानवर को। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसमें से कौन है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपका ऑप्शन है सूखा घास पत्ती, उसके बाद पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतल। तो क्या हो जाएगा? सूखा घास पत्ती। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? इसमें से कौन है जो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो आपका ऑप्शन है डीडीटी, कागज, वहित मल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो याद रखिएगा डीडीटी। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत किस हानिकारक पदार्थ से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण या फिर इनमें से सभी। तो किससे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा परावैंगनी विकिरण। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशा में या फिर द्विदिशीय में या फिर बहुदिशीय होता है या फिर इनमें से किसी दिशा में नहीं। तो किस दिशा में होता है? याद रखिएगा एक दिशा में होता है, एक दिशीय। ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है क्या है? ग्रह है कि चंद्रमा है या फिर सुबह है या फिर कोयला है? तो क्या है अंतिम स्रोत ऊर्जा का? सुबह है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु या सूर्य का प्रकाश या फिर वर्षा जल या फिर मिट्टी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? सूर्य का प्रकाश। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्ट्रोस्फियर में। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? इसका आंसर आप लोग लगाइए। ठीक है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा ओजोन का आणविक सूत्र जो है वो O3 है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक है। ठीक है। आज हम लोग इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाले। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी या फिर सर्वभक्षक। तो कौन होता है? याद रखिएगा उत्पादक होता है। ठीक है। ओजोन परत का ह्रास्य मुख्यतः ओजोन परत का ह्रास्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है प्रदूषण, पीरकनाशी, सीएफसी या फिर मीथेन द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो सीएफसी द्वारा। ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी रहता है या फिर मांसाहारी रहता है या फिर अपघटक रहता है या फिर उत्पादक रहता है? तो कौन रहता है तीसरे पोषी स्तर पे? तो याद रखिएगा मांसाहारी रहता है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का या फिर तृतीय पोषी स्तर का या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो याद रखिएगा तृतीय पोषी स्तर का। अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ या फिर घास। तो अपघटक का उदाहरण कौन है? अपघटक का उदाहरण कौन है?
तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप घटक का उदाहरण, तो याद रखिएगा कवक हो जाएगा। ठीक है, क्या है कवक, अपघटक का उदाहरण है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, पानी या फिर सूर्य। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सूर्य। ठीक है, निम्नलिखित में कौन हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, इसमें से कौन है जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, तो ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, उसका बाद स्थल मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी जो है हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, तो क्या आ जाएगा इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं, तो कितने होते हैं, याद रखिएगा 4 होते हैं। ठीक है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो आपको ऑप्शन है CFC, DDT, NADP, उसके बाद ATP। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, तो याद रखिएगा DDT। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, तो टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्माकोल, उसके बाद इनमें से सभी। तो कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन है टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्माकोल, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपके अजैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण, तो याद रखिएगा थर्माकोल। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा की उपयोगिता होती है, लगभग 2%, लगभग 3%, लगभग 1% या फिर लगभग 4%। तो कितनी होती है, लगभग 1%। शरीर में हानिकारक रसायन पदार्थ का आहार श्रृंखला द्वारा संचय कहलाता है, क्या कहलाता है, जैव आवर्धन, जैव संवर्धन, जैव निम्नीकरण या फिर जैव अनिम्नीकरण। तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक में पाया जाने वाला जीवाणु है, उत्पादक, पलवक, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है, तो अपघटक है। किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं, तो प्रकाश एवं जल, पौधे एवं हरे पौधे एवं जल, उसके बाद पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव। तो किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं, तो याद रखिएगा पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव में। ठीक है, इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।